CNN के संग में आज हम आपको दिखाएंगे लाहौर की तारीखी कोट लखपत जेल के अंदर की दुनिया। कोट लखपत जेल पहुंचे तो DIG जेल खाना जात लाहौर मोहसिन रफीक ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। DIG जेल खाना जात लाहौर मोहसिन रफीक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल कामरान मकबूल से भी बातचीत हुई। कामरान साहब, आपकी तैनाती यहाँ पर इस वक्त है, इससे पहले भी मुख्तलिफ जेलों में आप सर्व करके आए हैं। किन किन मशहूर शख्सियात को आपने देखा और उनका वहाँ पे क़याम कैसा था? जी, मैं अडयाला जेल में उस वक्त मेरी पोस्टिंग थी। उस वक्त मियाँ मौजूदा जो हमारे PM साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हो, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब हो गए, उसके अलावा मरियम नवाज़ जो हमारी मौजूदा CM साहब हैं, और ये तीन जो, और जरदारी साहब, ये उस वक्त वहाँ पे रहे हैं। उन्होंने अपनी कन्फाइनमेंट वहाँ पे गुजारी है। और ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट तो ये नॉर्मल बिहेवियर था इनका, क्योंकि जो बंदा भी जेल के अंदर आता है बेसिकली सेम रूल्स तो वही हैं आम बंदे के और उनके, उसी तरह उसने खुलना है। सुबह लॉकआउट भी टाइम भी सेम है, लॉकअप का भी टाइम सेम है, उसके अलावा जो खाना है उनका वो भी सेम है, इसी तरह मुलाकात का जो सिस्टम है वो भी सेम है। तो बेसिकली सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो अप्लाई होते हैं उनके ऊपर। तो उन्होंने नॉर्मल टाइम गुजारा है और ड्यूरिंग टेन्योर अपने जो गुजारा है उन्होंने उसमें किसी किस्म का कोई तंग नहीं किया। उन्होंने जो रूल्स वो बेहतर समझते थे, उन्हें पता था। तो नॉर्मल रूटीन से हट के कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं उन्होंने ली, ना डिमांड की हैं। हाँ, तो रूटीन के मुताबिक वो चलाया। आप लोगों के साथ बड़ा प्यार से पेश आते थे, गुस्सा करते थे, या रोब जमाते थे कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मैं फ़लाँ रहा हूँ, आपको इस तरह की बात करने की आपको जुर्रत कैसे हुई? कभी इस तरह का हुआ? नहीं, उनका रवैया पोलाइट था, सारों का ही पोलाइट था। उसमें अगर उनको कोई गुस्सा आता था या फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते थे तो मेरे ख्याल में वो एक्सप्रेस नहीं करते थे। हाँ। तो नॉर्मल बिहेवियर होता था उनका, किसी किस्म का कोई ये ना ओवर एग्जैजुरेट या इस तरह की कोई किसी किस्म का रवैया नहीं होता। कौन सा ऐसा कैदी था जिसका रवैया बड़ा हार्श था, जैसे जरदारी साहब थे या कोई और ऐसे कोई मशहूर शख्सियात में से? हाँ जी, बिल्कुल सुना तो यही था कि जैसे शहबाज शरीफ हैं, जैसा अब इनका जो है ना, लेकिन वो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बिल्कुल फॉलो किए हैं, किसी किस्म का कोई मिसबिहेव नहीं किया ड्यूरिंग अपनी कन्फाइनमेंट के दौरान। मिसाल अगर टाइम उनका बंद होने का हो गया है रात को लॉकअप, उन्होंने कभी ये जिद नहीं की नहीं मैंने लेट बंद होना है या मुझे सुबह जल्दी खोल दिया करो, किसी किस्म का नहीं। वो अपनी इबादत वगैरह सारे, इनमें एक कॉमन चीज़ होती थी कि सारे नमाज की जो है ना वो रेगुलर सारे जितने हैं वो पढ़ते थे। कौन कौन? जरदारी साहब भी हो गए, मियाँ नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ भी हो गए, मरीम साहबा भी होगी, इवन जो हैं परवेज़ लाई साहब, जब मैं कैंप जेल में था तैनात उस दौरान वो रहे हैं वहाँ पे कन्फाइन। तो इस दौरान ये बड़े, इनका जो एटीट्यूड और उनका जो बिहेवियर था बिल्कुल पॉजिटिव था। हमारे से किसी किस्म का कोई अग्रेसिव या कोई एक्स्ट्रा डिमांड जो उनकी तरफ से कभी किसी किस्म की नहीं आई। जब कैद से रिहा हुए कभी बाद में मुलाकात हुई? हाँ जी, बिल्कुल। जब शहबाज शरीफ साहब PM बने थे तो जो उनके साथ रहे थे उनको उन्होंने PM हाउस में स्पेशल जो मदू किया था, उस हवाले से फिर उन्होंने पुराने अपने वाक़यात वो भी शेयर किए थे वहाँ पे। और उसमें उन्होंने हमसे जो हमारी जो डिज़ायर्स थे या हमारी जो उस हवाले से भी डिस्कशन की थी, जो हमारी जो ज़रूरियात हैं। और मौके पर वहाँ पे डिसीजंस भी हुए थे, जैसे कि हमारे जो ख़ास तौर पे वो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कंसर्न थे। तो उस मीटिंग के दौरान ये भी डिसाइड हुआ था कि जो हमारा हॉस्पिटल है इसको जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ उसके अंडर कर दिया जाए, क्योंकि पहले रूटीन में ये था कि डॉक्टर्स की तादाद और मेडिकल ऑफिसर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उस दौरान उन्होंने वाज़े तौर पे ये डिसाइड किया था कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की जो तादाद है बढ़ाई जाए। उसके अलावा 1122 की जो है जो गाड़ी, वो अगर 44 जेल्स हैं, तमाम जेल में जो उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी हर वक्त वहाँ पे अवेलेबल होगी। और हमारी स्टाफ के लिए उन्होंने हमारी सैलरीज़ के हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, हमारी सैलरीज़ को बढ़ाया। उसके अलावा जो हमारे सीनियर्स हैं उनको गाड़ियाँ दी गई। तो इस हवाले से बड़े अच्छे इक़दाम किए उन्होंने हमारे लिए। और जो वाक़यात सुनाए उन्होंने वो क्या सुनाए यहाँ के? बस उनको कोई टर्मिनोलॉजीज़ थी जो जेल की जो हमारी होती हैं शायद उनको पता नहीं थी। हमारा सेंट्रल टावर होता है तो जिसे हम कहते हैं उर्फ़ आम में चक्कर, तो वो कोई एक उनका वाक़या था। वो हादसा मैंने जिस तरह मुझे जो सुनाया था कि मेरा एक था जो मुशक थी,
वो सुबह उसको कहा था वो जल्दी आ जाए, वो आया नहीं, तो वो फिर उसको रोक लिया कि यार तुम क्यों जा रहे थे जल्दी ना जिस तरह। तो वो कह रहे थे कि यार मुझे अंदर परेशानी होगी कि उसको पता नहीं चक्कर में वो इशारा करते रहे हैं चक्कर में, तो उनको पता नहीं था, इतना आइडिया चक्कर का इतना पता नहीं था, उनके जहन में था यार चक्कर पता नहीं क्या चीज़ है। हालांकि वो तो हमारा अंदर का जो एडमन ब्लॉक है उस हवाले से वो बड़े कंसर्न थे, फिर वो बड़े हंस के बता रहे थे इस चीज़ को। उसके अलावा जो बंदे उनके साथ रहे हैं उनको हर बंदे का, हर मुलाजिम का नाम याद था। अच्छा। नाम ले के उन्होंने हर बंदे से पूछा और उनके मसले मसाइल के बारे में। उनको ये भी पता था हमारा जो वार्डर है, जो बिल्कुल लोअर जो हमारा जो 5वें स्केल का जो मुलाजम है उसका नाम भी उनको पता था। उसका नाम लेके भी उन्होंने फिर घर वालों की भी खैरियत पूछी उनकी, और उनसे हाल अहवाल पूछा, मसले मसाइल पूछे। तो बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी हेल्दी किस्म की जो डिबेट हुई हमारी, उसका नतीजा ये निकला हमें बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिली। कोई ऐसी शख्सियत जिसने गुस्सा किया हो बाद में बाहर निकल के, गिला शिकवा किया हो? नहीं, उस हवाले से तो कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जेल के अंदर जो है ना, ज़ाहिर है मेरे ख्याल में समझदार लोग हैं काफ़ी, तो उन्हें पता होता है कि जेल के अंदर रह के जो जेल के लॉज हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। तो ऐसा तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिला जो जेल से निकलने के बाद हमसे कोई नाराज़ रहा हो या जो उसने कोई नाराज़गी का इजहार किया हो। कभी जेल में किसी ने इन मशहूर शख्सियात से हट के आम कैदी, उन्होंने जेल में से फरार होने की कोशिश की हो? अटैम्प्ट शुरू में मैं 2005 जब मैं आया था फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में, उसमें अटैम्प्ट की थी। हमारे पास जुवेनाइल वार्ड था, उसके थ्रू 3 लड़कों ने अटैम्प्ट की थी। रात का वक्त था, धुंध काफ़ी पड़ी हुई थी, तो उसमें वो अपनी जो कन्फाइनमेंट एरिया उससे तो बाहर निकल आए। लेकिन ये पता चल गया था हमें, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब लॉकअप करते हैं तो उस वक्त काउंटिंग होती है सीरान की, तो उस पर फिर वो 3 जो थे ना वो कम थे, तो हमें ये था कि ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं बंदे। तो हमने वो फिर सर्च शुरू की। ज़ाहिर है सर्च के दौरान धुंध बहुत ज़्यादा थी, लेकिन घंटे 1.5 घंटे की सर्च के बाद वो हम सारे, जिस तरह होता है परेशानी के आलम में, एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठे हुए, तो वो चूँकि खामोशी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो यकदम आवाज़ें आना शुरू हो गई। हमने कहा ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं? तो हम जिस जगह पे खड़े थे बेसिकली बोर्ड का एक दरख्त बिल्कुल साथ था, तो वहाँ पे हमने देखा कि ना आवाज़ आ रही है, इसी एरिया आ रही है। हमने आज सर्च शुरू की तो पता लगा कि वो बोर्ड के दरख्त के ऊपर तीनों चढ़े हुए हैं। फिर हमने उनको पकड़ लिया था। तो इसलिए अटैम्प्ट हुई थी, लेकिन जो कामयाब, जो सक्सेसफुल जो है ना, जो फरारी, वो तो अभी तक कोई नहीं देखी। नवाज शरीफ साहब खाने में क्या पसंद करते थे? खाने में सुबह के टाइम तो वो ज़ाहिर है आम जो एग जो होता है, अंडे, वो खाते थे, उसके अलावा स्लाइस के साथ। दोपहर को वो जूस वगैरह होते थे, और शाम के वक्त वो जो राइस है, कश्मीरी है, तो वो सारी जो फैमिली वो राइस, वाइट राइस, अच्छा। वो सारे खाते हैं। हाँ। उसके अलावा वो चाय बहुत कम पीते थे उस वक्त, उन्होंने बताया था। लेकिन वो एक दफ़ा चाय का जिक्र हो रहा, कहते यार जेल वाले तुसी तो मैनू भी चाह ते लाते सारे ने। हाथ बेसिकली चाय के वो नहीं थे, हाँ। लेकिन वो कहते थे जेल दी वजह नाल हुण मैं चाह ते लग गया। तो खाने के वो ठीक है शौकीन थे, लेकिन अपनी सेहत के हवाले से, सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं करते थे। घर से भी खाने आते थे उनके? आज ही घर से आ जाते थे खाने, एक टाइम पे आता था उनका घर से आते थे जी खाना। वो मैंने वाइट चावल आपको बताया ना, वाइट राइस, तो वाइट राइस मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ रहा हूँ, वो भी वाइट राइस। इसी तरह हमजा जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये वाइट राइस लाजमी अपने जो खाने की डिश हो उसके साथ लाजमी ये लेते थे। कोई मुर्गन खाने, कोई पाए, कोई देसी मुर्ग, रोस्ट, इस तरह की चीज़ें? नहीं, कोई एक्स्ट्रा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, नॉर्मल चीज़ें होती थी, क्योंकि ये चूँकि मियाँ साहब तो ख़ुद भी हार्ट के पेशेंट हैं, तो मैंने नहीं देखा इनके लिए बहुत कोई मुर्गन किस्म की चीज़ें आएँ या, लेकिन वो ये है कि वो इस लिहाज से तो वो नॉर्मल ये नहीं ना, जिस तरह रूटीन के मुताबिक चीज़ें वही लेते थे। आप लोगों को भी ऑफ़र करते थे कि आएँ बैठे हमारे साथ खाना खाएँ? आज बिल्कुल ये है, इस फैमिली में मैंने देखा है, वो जब खाना खाते थे तो सारे ऑफ़र करते थे, जरदारी साहब हों, परवेज़ लाई साहब हों, या दूसरे मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वो सारे ऑफ़र एक दफ़ा लाजमी करते थे। इनको क्या क्या सहूलियात मिली हुई थी? सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है इनका जो एरिया जो कन्फाइनमेंट का वो अलग से था, क्योंकि ये अलहदा बंद होते थे, इनके साथ कोई किसी को बंद नहीं करते थे। उसके अलावा जो दूसरे आम जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेम उसी तरह ही, मुलाकात के लिए इनका एक ही दिन था, तो एक दिन में मुलाकात जो है वो कर लिया करते थे। वीक में एक मुलाकात नवाज शरीफ साहब की होती थी? जी, मुलाकात एक ही होती, जुमे के उनका दिन होता था। हाँ। एक ही दिन होता सब मुलाकात। जी, उसमें ये वकला के लिए अगर कभी होता था कि वो एक दिन वकला के लिए अलहदा कोई, अगर वो भी रेगुलर बेस पे नहीं होते थे, लेकिन जहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर्स हो गए उनके लिए एक ही दिन होता था। और वो जो मुलाकात की
इजाज़त होती है वो नवाज शरीफ साहब खुद देते थे कि ये लोग इनको मैं मिलना पसंद करूंगा और इनको नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये सबको इजाज़त इसी तरह ही है। अगर कोई कैदी डिनाई कर देता है मुलाकात से कि मैं इससे मिलना नहीं चाहता, तो उसकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि अगर मैंने मुलाकात करनी है तो अगर वो कोई मिलने के लिए आता था तो वो मिल लेते थे, लेकिन वो डिनाई काम ही करते थे। कि ये हमारे रूल्स में इसी तरह ही है कि कोई भी जो कैदी या हवालाती, कोई भी असीर जो जेल के अंदर है, अगर वो किसी ख़ास मुलाकाती से मिलने से इनकार कर दे तो उसको फोर्स नहीं आप कर सकते। वो उसकी मर्ज़ी पे है, अगर वो मिलना चाहे तो मिले, ना मिलना चाहे ना मिले, ये उसकी अपनी स्वीट विल है। नवाज शरीफ साहब को जो जेल का सेल था वो उनका कितना बड़ा था? जी मैं उस वक्त अडियाला जेल में था। अडियाला जेल में तो मेरे साथ रहे हैं, मुझे पता है। जिस तरह टीन का सेल से थोड़ा सा बड़ा था वो सेल। ठीक है। उसमें अटैच एक वॉशरूम था, उसके अलावा सामने एक गैलरी थी और सामने थोड़ा सा एक वॉकिंग ट्रैक था। ठीक है। तो बहुत बड़ा सेल नहीं था, एक आमतौर पे जिस तरह नॉर्मल एक होता है गालबन 1 या 2 बंदों के लिए, उसी लेवल। और वो उन्होंने सारा दिन उसी में अकेले ही रहना होता था? हाँ जी बिल्कुल, वो जो रात के वक्त तो लॉकअप तो वो रात को अकेले ही होते थे, दिन के वक्त वो खुल जाते थे और रात के वक्त अकेले ही होते थे। और मरियम साहिबा जो हैं वो अलहदा सेल में थी? जी मरियम साहिबा अलहदा सेल में थी, कैप्टन सफदर भी वहाँ पे थे, वो अलहदा हाँ, जगह पे थे। हाँ। मरियम जो चूँकि फ़ीमेल थी, फीमेल वार्ड के साथ एक था अटैच रूम। और इन्होंने जो आपस में मिलना होता था वो इनकी मुलाकात उस जुमे वाले दिन की मुलाकात में ही होती थी या अलहदा भी इनकी हो जाती थी? बेसिकली तो होती तो उसी दिन थी, जुमे वाले दिन मुलाकात नहीं। उसके अलावा तो अलहदा स्पेशल तो मुलाकात नहीं करवाई जाती थी उनकी, सिर्फ एक ही दिन होता था उनका। कोई पैगाम रसानी, अगर किसी को पैगाम भेजना है तो वो हो सकती थी? नहीं, वो उस वक्त तो कोई किसी किस्म की नहीं थे पैगाम रसा। जब मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा फौत हो गई तो उस वक्त आप वहीं पर? जी जी मैं उधर ही था उस वक्त। उस जब दिन की रूदात क्या थी, कैसे उनको बताया गया, कैसे वो मरियम बीबी तक पहुंचे? सबसे पहले कैप्टन सफदर जो है उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि फिर मियाँ साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब को बताया गया तो मियाँ साहब ने कहा कि अब मरियम को मैं ख़ुद बताऊंगा, आप लोग नहीं बताएंगे ना मरियम मियां साहिबा साहब को। को जब आपने बताया तो उनका क्या उस फीलिंग्स थी या क्या उस वक्त उनके जज्बात थे? जब ज़ाहिर है वो उस वक्त काफ़ी परेशान थे और आबीदा थे। वो कह रहे थे कि मुझे जेल इतनी तकलीफ़ नहीं दी क्योंकि मेरी एक रूटीन बन गई थी। ज़ाहिर है मैं सुबह उठता था, उठ के जिस तरह मेरा एक रूटीन का सिलसिला चल गया था। लेकिन अब ये है कि इस ज़ाहिर है उनके क्लोज़ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं टूट गया हूँ। तो उस पर फिर ये था कि जब वो ख़ुद गए थे बताने के लिए, उनको मरीम साहिबा को ख़ुद बताया था उन्होंने, तो काफ़ी परेशान थे, आबीदा थे ज़ाहिर। जिन लोगों की जेल में समात होती है तो कैदी इनकार कर सकता है कि मैंने उधर समात में शरीक नहीं होना? क्या उसको वो अगर इनकार कर दे तो आप उसको नहीं ले जा सकते? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस किसी का भी केस चल रहा हो उसको कोर्ट से ज़्यादा उसको जल्दी होती है कि मेरा ये केस जल्दी से जल्दी कंक्लूड हो, इसका कोई नतीजा निकले, मुझे आज़ादी मिले। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कोई कभी किसी ने रिफ्यूज़ किया हो, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है। हाँ जी नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी ने ट्रायल में शामिल होने से इनकार किया हो। हाँ, एट टाइम्स ये हो जाता है कि कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो गई कि बेशक इनसाइड जेल ट्रायल है, लेकिन वो बंदा, वो असीर बीमार इस तरह से हो गया कि वो उस कोर्ट तक चल के जाने के काबिल भी नहीं है, या कंडीशन ऐसी है, कोई खुदा न खास्ता हार्ट का मसला हो गया, किसी को कोई और इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, वो एक अलहदा चीज़ है। उसमें फिर डॉक्टर उसको, जो हमारा जेल का डॉक्टर है, वो सर्टिफाई कर देता है कि जी इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये आज की हेयरिंग अटेंड कर सकें, नेक्स्ट डेट पे ये पेश होंगे। इसके अलावा अदरवाइज़ तो ऐसा कभी नहीं। लेकिन खान साहब जो है, इनके बारे में तो हम सुनते हैं कि वो कई बार कहते हैं कि मैंने समात में शिरकत नहीं करनी है, तो क्या वो कर सकते हैं? मेरे इल्म में नहीं है जी, ये मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं हाँ होता? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। उन्हें होना पड़ता है? जी जी बिल्कुल, सारे होना पड़ता है, ज़ाहिर है। हाँ। बाउंड है वो, और उनका अपना इंटरेस्ट भी होता है, ज़ाहिर है। वो मतलब कन्फाइन है, कोई भी हो, वो खान साहब हों या कोई और हो, उसमें उनका अपना इंटरेस्ट भी होता है कि पेश होंगे तो वो केस कंक्लूड होगा ना, अगर उसमें पेश नहीं होंगे तो उतना ही वो आगे से आगे डिले होता जाएगा। सर ये जो बी क्लास होती है ये क्या होता है? बी क्लास बेसिकली इसको बेटर क्लास कहते हैं। इसकी चंद कंडीशंस हैं, जो इसकी क्वालिफ़िकेशन आप कह लें, ग्रेजुएट हो, टैक्स पेयर हो, कम से कम 12.5 एकड़ अराजी का मालिक हो, या पार्लियामेंटेरियन हो, या गेजेटेड ऑफिसर हो, ये उसकी कंडीशंस होती हैं बेसिकली। और जो उसके लिए एलिजिबल हो
तो उसको मिल जाती है। वो अप्लाई, अगर वो अप्लाई करता है और एलिजिबल है तो वो अप्लाई करता है तो उसको मिल जाएगी। और अगर आपके पास वहाँ पे बी क्लास में वो स्पेस भी अवेलेबल हो तो स्पेस भी अवेलेबल हो, क्योंकि एट टाइम स्पेस की कंस्ट्रेंट भी आ जाती है। हाँ। क्योंकि बी क्लास का सेटअप एक तो तमाम जेलों में है नहीं, दूसरा जहाँ पे है वहाँ पे भी एक लिमिटेड सेटअप होता है। तो लेकिन नॉर्मली होता है कि जो एलिजिबल है और जो अप्लाई करता है वो अगर उसका राइट बनता है तो उसको मिल जाती है। और उसमें क्या क्या सहूलियात इजाफी होती हैं? उसमें मतलब अगर हम रूल्स को देखें तो उसमें यही होता है कि टेबल चेयर से एक टेबल चेयर मिल जाएगी, न्यूज़पेपर मिल जाएगा, बेडिंग के लिए चारपाई मिल जाएगी, और मतलब इस तरह की फैसिलिटीज़। बाकी उसके वो राइट्स उसी तरह ही हैं जिस तरह बाकी के इनमेट्स के हैं। मुलाकात के हवाले से भी वैसे ही, फ़ोन कॉल के हवाले से भी ऐसे ही, कोर्ट प्रोडक्शन के हवाले से भी वैसे ही, खाना भी उसी तरह ही, वो सारी रूटीन वैसी ही होती है। मुशक्ति मिल जाता है, मुशक्ति मिल जाता है, हाँ जी, मुशक्ति अगर ज़रूरत हो तो मुशक्ति मिल जाता है। रूम कूलर, एयर कंडीशनर, टीवी? नहीं, एयर कंडीशनर तो नहीं, एयर कंडीशनर नहीं। जो हमारे रूल्स जो अलाउ करते हैं, रूम कूलर्स तो अब तमाम बैरक्स में हर जगह पे लगा दिए हैं। एलईडीज़ तमाम बैरक्स में हर जगह पे लगी हुई हैं। तो ये तो अब मतलब बी क्लास में या सी क्लास में ये चीज़ें तो अब डिफ्रेंशिएट करती नहीं हैं। तो ये चैनल्स सब के लिए अवेलेबल है। चैनल्स Even की कोई गीज़र रिस्ट्रिक्शंस available है। होती हैं? चैनल मतलब जो प्रोमिनेंट अच्छे चैनल हैं वो चैनल सारे अवेलेबल हैं। उसमें इस तरह से किया गया है कि रिलीजियस चैनल्स भी हों, स्पोर्ट्स के चैनल्स भी हों, कोई ड्रामा के चैनल्स भी हों, न्यूज़ के चैनल्स भी हों, वो इस तरह से करके एक बनाया गया है। और कोशिश इसमें ये की गई है कि कोई कंट्रोवर्शियल चैनल्स उसमें ना हों, जिन पे कंट्रोवर्शियल कोई रिलीजियस या कोई अदरवाइज़ पॉलिटिकल कोई बहस मुबाहसा होता हो, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। बाकी के जो जनरल चैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो सब लोग देखते हैं। और हर बैरक के अंदर अब एक नहीं, दो नहीं, तीन एलईडीज़ लगी हुई हैं बड़े साइज़ की, और लोगों को वो उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। एक क्लास क्या होती है जी? एक क्लास तो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, एक क्लास हो गया। एक क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। अभी बेटर क्लास है और सी क्लास है जिसको कॉमन क्लास कहते हैं। ठीक है। और ये जो किसी के घर को सब जेल करार देना होता है, उसमें क्या कवानीन होते हैं? घर में जो सब जेल, घर को भी किया जा सकता है, किसी रेस्ट हाउस को किया जा सकता है। वो बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है कि कोई ऐसा शख्स कि जिसको जेल में रखने से कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ पैदा होने का ख़दशा हो, या उसको उस बंदे की ज़ात को कोई ख़तरा हो, या कोई ऐसा एहतमाल हो कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती हो, तो ये गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है कि किसी भी बिल्डिंग को वो सब जेल डिक्लेयर करके वहाँ पे जेल के स्टाफ की डिप्लॉयमेंट करके सिक्योरिटी उनके ज़िम्मे होती है, आउटर सिक्योरिटी पे पुलिस होती है, उनको वहाँ पे कन्फाइन किया जा सकता है, उसको सब जेल कहते हैं। और उसमें उस घर के अंदर उनको आज़ादाना घूमने फिरने की इजाज़त होती है, या कोई कमरा मखसूस कर दिया जाता है और उस कमरे की खिड़कियां दरवाजे काले कर दिए, या कुछ ऐसा? ये डिपेंड करता है। अब अगर एक किसी रेस्ट हाउस को सब जेल डिक्लेयर किया है तो लामहला उसका तो एक ही कमरा होगा, उस एक कमरे तक ही वो महदूद होंगे। इसी तरह होता है, नॉर्मली घरों में नहीं किया जाता ये। रेस्ट हाउस या कोई इस तरह की बिल्डिंग ही होती है कि जिसमें फिर वो उस कमरे की हद तक। कामरान शायद किसी सब जेल पे रहे। हाँ जी, एक जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त मिनिस्ट्रियल एनक्लेव, जो मिनिस्ट्रियल एनक्लेव का जो घर था वो इस सब जेल उनका डिक्लेयर हुआ था। वो घर के अंदर तो मूव कर सकते थे लेकिन घर के बाहर नहीं आ सकते थे। तो एक तो उसके अलावा मौलाना अब्दुल अजीज़ हैं, वो रेस्ट हाउस था सिमली डैम। वो सिमली डैम के थ्रू उसमें सर ने जिस तरह कहा बिल्कुल ठीक है, उनको रूम तक ही कन्फाइन किया रूम तक ही। सिमली डैम वाला जो इन्होंने कहा मुझे याद आ गया, उस वक्त मैं ही सुपरिटेंडेंट था वहाँ पे, ये मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब वाले टाइम पे। तो सिमली डैम मुझे जाने का इत्तेफाक भी हुआ था। वो एक ही कमरा था, मतलब पूरा वो रेस्ट हाउस नहीं था, एक ही कमरे तक वो थे, उस तक वो महदूद थे। उस कमरे के अंदर वो चल फिर सकते थे, आ जा सकते थे। वो तो जैसे बाकी बैरक्स में, जेल में होता है, उससे बाहर नहीं जी। मुलाकात अगर है तो मुलाकात भी वो बाकायदा परमिशन के साथ और रूल्स के मुताबिक होनी है। खाना भी जो है वो रूल्स के मुताबिक आना है। बाकी हर चीज़ जो है वो कवानीन। वहाँ पे एयर कंडीशनर वगैरह यूज़ कर सकते थे घर का? उस वक्त ये सर्दियों की बात है, उस वक्त तो एयर कंडीशनर नहीं था। और हाँ, ये सर्दियों की बात है, एयर कंडीशनर नहीं यूज़ था। मुख्तलिफ लोग जो यहाँ पे कैद है, उनमें से किसी की कैद मुकम्मल हो गई है लेकिन वो जुर्माना अदा नहीं कर सका और उसकी वजह से उसे एडिशनल कैद काटनी पड़ रही है, तो कुछ ऐसे मुखय्यर हज़रात
जी जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो उनकी मदद करना चाहें, तो वो उसका क्या तरीक़ेकार है, आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं जी। और किस हद तक वो कर सकते हैं? उसमें उसमें इस तरह से है जैसे आपने फरमाया, उसमें ऐसे असीरान जेल में होते हैं कि जो अपनी असल सज़ा तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें उसको 25 साल कैद हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, साथ उसको 5 लाख रुपए जुर्माना हो गया। जुर्माने के एवज़ उसको 1 साल कैद है। वो कैद महज़ होती है, वो मुशक्क़त वाली नहीं होती। अब होता ये है कि वो पूरी सज़ा गुज़ार लेता है, उसके बाद चूँकि वो 5 लाख जुर्माना देने की अहलियत नहीं रखता या उसके घर वाले नहीं रखते, तो वो उसके अगेंस्ट उसको फिर 1 साल वो मज़ीद कैद भी गुज़ारनी पड़ती है। ये लिस्टें रीजनल लेवल पे भी और इंस्पेक्टोरेट लेवल पे पूरे पंजाब में जो ऐसे लोग होते हैं वो लिस्ट रेगुलरली तैयार होती हैं। आप अगर चाहें तो वो आईजी ऑफिस से भी लिस्ट ले सकते हैं। मेरे रीजन के हवाले से करेंगे तो मैं अपने रीजन की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो उसमें जो देख के जिसका आप के दोस्त जी। या आप देना चाहें वो उसको आप पे करके तो उसको आज़ाद करवा सकते हैं। और उसके लिए कोई आपकी वेबसाइट पे भी कोई ऐसी लिस्ट है? वेबसाइट पे ऐसी लिस्ट नहीं है, वेबसाइट पे नहीं है, क्योंकि ये ऐसी लिस्टें ये डेली ये तो चेंज हो रही होती हैं। ये जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है वो क्या होती है सर? बेसिकली 2 हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स हैं इस वक्त, एक साहिवाल में है और एक मियाँ वाली में है। इनका बनाने का मकसद है कन्फाइनमेंट सेक्टेरियंस और जो टेररिस्ट हैं उनके लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी पैरामीटर्स दूसरी जेलों की निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा एडवांस है, स्टाफ स्पेशली ट्रेंड है, ज़्यादा कमिटेड, ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ होता है वहाँ पे। सिक्योरिटी के हवाले से और कन्फाइनमेंट के हवाले से स्पेशल मेजर्स यहाँ पे लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग कन्फाइन हैं वो आम प्रिजनर्स की तरह नहीं होते। वो इसमें सेक्टेरियन और एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट है वो उसमें होते हैं। तो बेसिकली इन जेलों का ये मकसद है। कुछ लोग मोहसिन साहब जो यहाँ से कैद काट कर गए और उन्होंने वो याद रखा कि यहाँ पे इन सहूलियात की कमी थी और उसके बाद उन्होंने इन जेलों में बेहतरी के कुछ इकदामात किए हों या साहिब इख्तियार लोगों ने। मिसाल जैसे अभी वही हम बात कर रहे थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हेल्थ के हवाले से, फूड के हवाले से, मोहतरमा चीफ़ मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने हमारे ये हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, मेडिसन के हवाले से, फूड के हवाले से, मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के हवाले से बेशुमार इक़दामात किए। और वो इसी वजह से कि यहाँ पे उन्होंने देखा कि इन चीज़ों की कमी है, उसके बाद उसको उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश की। अलीम ख़ान साहब जैसे अभी ज़िक्र हो रहा था उन्होंने, और इस तरह से और भी शख्सियात हैं कि जिन्होंने यहाँ से जाने के बाद यहाँ के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशल एफ़र्ट्स की और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिया। भुट्टो साहब भी यहाँ पे कैद रहे हैं? आज यहाँ पे है एक जगह, भुट्टो साहब यहाँ पे कैद रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा रहे हैं लेकिन यहाँ पे रहे हैं। कुछ अरसा रहे। और यहाँ पे कौन कौन सी शख्सियात कैद रही हैं? हाँ जी, यहाँ पे जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हैं वो रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब रहे हैं, उसके अलावा हमजा शहबाज हैं वो रहे, अलीम ख़ान साहब रहे हैं और परवेज़ लाई साहब। यहाँ पे अक्सर ये भी सुनने में आता था कि लोग जेलों में अपना गैंग चला रहे होते। नहीं, वो पुरानी बातें हैं जी, वो पुरानी बातें हैं, अभी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम ऐसा कोई गैंग ना तो जेल के अंदर डेवलप होने देते हैं और उसके बाहर ऑपरेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिविजुअल बेसिस पे कोई बंदा अगर बाहर किसी के साथ राब्ते में है तो वो पहले तो ये चूँकि जैमर्स नहीं होते थे, पॉसिबल होता था कि वो शायद किसी से राब्ते में आ जाए या कोई बाहर कांटेक्ट कर ले। अब तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, जैमर्स लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर सकता, पीसीओ पे वही उसकी फैमिली का नंबर फीड है, उसके अलावा वो किसी नंबर से बात नहीं कर सकता। मुलाकात पे अगर कोई आके उसको मिलता है तो वो भी हमारा ऐसा सिस्टम है कि हर जगह पे कैमरास लगे हैं, चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं या सुनने में आता है कि पता चला कि कैदी जो है उसके चूँकि बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ा असर रसूख वाला था, रात को वो घर चला गया और सुबह सुबह आ गया, नहीं जी, नहीं, या ऐसे नहीं। सुपरिटेंडेंट साहब ने उसको अपने कमरे में उसको ठहरा लिया, वो वहाँ पे रहते रहे हैं, जब कभी इंस्पेक्शन हुई तो यहाँ पे अपने बैरक में पाया गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसा मुमकिन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
ये सारी अफसानवी बातें हैं, ये सारी जिस तरह ये कहानी मुमकिन है, नहीं है, ये बिल्कुल। मुमकिन नहीं है। हर जगह पे आप देखें कि हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, ये कैसे मुमकिन है कि किसी बंदे को बाहर निकाल दिया जाए और वो वापस आ जाए और वो कैमरे की आंख उसको ना देखे? ये मुमकिन नहीं है। आप लोगों की अपनी जो रेजिडेंस होती है वो इस ड्योढ़ी और इस चार दीवारी के आते से बाहर है, बाहर है जी, बाहर है, और जिसने भी गुजरना है उसने इसी जगह से ही जाना इसी है, जगह से। इसके अलावा तो बाहर निकलने का कोई रास्ता कोई नहीं रास्ता है ही नहीं नहीं, है। नहीं। तो यहाँ पे कैसे अगर निकलेगा? वो देखें, आप देख रहे हैं हाँ, सामने वो 3 कैमरे लगे हुए हैं। 3 कैमरों से कैसे कोई बच के बाहर निकल जाएगा या अंदर आ जाएगा? और ये कैमरे जो है ये कहीं कंट्रोल रूम पे हर वक्त इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। आईजी ऑफिस के अंदर 24 आवर्स इनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और ज़रा सी भी कोई इरेगुलरिटी नज़र आती है तो फ़ौरन वो आईजी साहब को बताते हैं। आईजी साहब की तरफ से फौरी तौर पर मुझे मैसेज आ जाता है कि ये फ़लाँ जेल में फ़लाँ जगह पे ये इरेगुलरिटी हुई है, इसको फ़ौरन आप चेक करें, और अगर कोई इसमें ज़िम्मेदार पाया जाता है तो उसको फौरी तौर पर सज़ा भी दें। तो ये इस तरह से अब मुमकिन नहीं है, इस दौर में ये बातें पॉसिबल नहीं है। आप लोग तो क्या जेल खाना जात की कोई ज़रूरी ज़मीनें भी हैं? ज़रूरी ज़मीनें हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वो ज़रूरी ज़मीनें कम होती जा रही हैं, क्योंकि जेलों में एक्सटेंशंस भी हो रही हैं। वो इतनी नहीं है। जिस जेल में थोड़ी बहुत जगह है वहाँ पे ये होता है कि मौसमी सब्ज़ियाँ उगा ली जाती हैं जो कि जेल के अंदर ही खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इससे पहले ये था कि गंदम हम बाहर ख़रीदते होते थे, वो उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी सफाई और बाकी चीज़ों में। अब ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हर जेल के अंदर आटा पीसने वाली चक्की लगाई गई है, मॉडर्न किस्म की। अब हम फूड डिपार्टमेंट से गंदम लेते हैं, उसकी सफाई करवाते हैं, खुद सफाई का मेकनिज़म भी हमारा है। सफाई करवा के उसको उसके बाद पीस के और वो आटा इस्तेमाल किया जाता है, और उससे रोटी की क्वालिटी और हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत पहले की निस्बत बेहतर हो गई हैं। फूड क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर गई है। ये मेन एंट्री पॉइंट है। नए आने वाले असीरान यहीं से उनको एंटर किया जाता है। पहले उनकी तलाशी का प्रोसेस होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन है उनकी, PMIS सिस्टम में उनकी एंट्री की जाती है, उनके सारे क्वाइफ दर्ज किए जाते हैं, उनकी कोर्ट की डिटेल्स दर्ज की जाती हैं, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो उसमें ऐड की जाती है। सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये हमारा PMIS सिस्टम है, इसको कहते हैं प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तमाम उसके मामलात, तमाम रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद होता है, तमाम डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे उसकी एंट्री होके उसके बाद सर्चिज़ होंगी, सर्चिज़ होने के बाद अंदर एंट्री होगी और फिर उसको बैरक अलॉट की जाएगी जहाँ पे वो उसको कन्फाइन किया जाएगा। ये जो PMIS सिस्टम है ये अब हमारा कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, मैनुअल से हम निकल गए? टोटल कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसमें हमारे मुलाजमीन का भी डाटा इसमें है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, उसके बाद इनकी प्रिजनर्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल होती है, इनकी मुलाकात की डिटेल होती है, इनके एडमिशन, इनकी रिलीज़, इनकी रेमिशंस, हर चीज़ की इसमें डिटेल होती है। यहाँ पे उनकी तस्वीरें बनेंगी, वो हाथ में को तख्ती पकड़ के खड़े होंगे, नंबर जी, वो नंबर जो होता है, फिर वो फिंगरप्रिंट्स उनके उसमें लिए जाएंगे, उनके तमाम क्वाइफ दर्ज किए जाएंगे कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस जुर्म में आया है, कौन सी कोर्ट है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है, तमाम डिटेल्स उसमें अंदर मौजूद होंगी। और उनके हाथों पे कोई स्टैंप लगती है? नहीं, वो प्रिजनर्स तो चूँकि अंदर एंटर वो एडमिशन हो जाता है ना, जेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वो विजिटर्स की हद तक होता है कि वो स्टैंप ज़रूरी है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। बंदा अंदर जाने के बाद जब बाहर आए तो हमें पता चले कि ये विजिटर था, ना कि अंदर वालों में से कोई था। ठीक है। और हमारी जो तलाशी होती है, पहले दिन तो नए जो असीरान हैं उनकी हो गई, उसके बाद जब ये अदालत से पेशी के बाद आते हैं उस दिन फिर तलाशी होती है? फिर उसी तरह से तलाशी होती है। तलाशी तो एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। वो तलाशी सामान की, अगर है सामान कोई तो उसकी अलहदा से, और अगर जो उसकी अपनी जिस्मानी तलाशी वो अलहदा से, वो स्कैनिंग मशीन में से भी उसको गुजारा जाता है, उसमें से गुजरता है, उससे पता चल जाता है, फिर फिज़िकली मैनुअली भी तलाशी की जाती है। और इसमें क्या खदशात होते हैं कि उस तलाशी में क्या कोई असला लाने का इम्कान होता है, कोई ड्रग्स लाने का इम्कान होता है, किस किस्म के वाक़यात? इन्हीं चीज़ों का, असला लाने का भी उसमें इम्कान हो सकता है, ड्रग्स का भी हो सकता है, कोई भी प्रोहिबिटेड चीज़ जो कि जेल के अंदर अलाउड नहीं है, पैसे उसमें हो सकते हैं, पैसे लाने की इजाज़त नहीं है, कोई भी प्रोहिबिटेड चीज़ वो उस तलाशी के दौरान उसका मकसद ये होता है कि वो वहाँ पे कहीं मोबाइल तो नहीं ले आया? मोबाइल का प्रॉब्लम अब ऐसा इतना नहीं रह गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जेलों के अंदर अब जैमर्स लगे हुए हैं और सिग्नल्स नहीं आते, तो मोबाइल वाला इशू अब उस तरह से नहीं, पहले किसी वक्त ये हुआ करता था। ये जो ड्रग्स लाते हैं
ये कहाँ कहाँ छुपा सकते हैं, क्या मुमकिन जगह हो सकती है? मतलब ये कपड़ों में भी छुपा लेते हैं, जूतों में भी छुपा लेते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ है उसमें से भी छुपा लेते हैं, अपने जिस्म किसी जगह पे भी छुपा लेते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करते हैं और आप उसको हर तरीके से उसको चेक क्लियर करते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारे पास एम्बुलेंस जी 24 आवर्स ये मौजूद है यहाँ पे। किसी भी प्रिजनर का कोई उसको मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें उसको शिफ्ट करना बाहर मकसूद हो फौरी तौर पर, तो ये 24 घंटे मौजूद है ड्राइवर के साथ। इसमें बेसिक लाइफ सेविंग ड्रग्स भी मौजूद हैं। ये फौरी तौर पर उसको यहाँ से हॉस्पिटल बाहर लेके जाएगी ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसी तरह ये हमारे पास ये सिस्टम है, ये खाना तकसीम करने के लिए और बाहर जो इनके लवाकीन इनके लिए मुलाकात पे सामान लेके आते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास अगरचे यहाँ पे हॉस्पिटल है लेकिन ऐसी सहूलियात जो हॉस्पिटल पे यहाँ पे केटर नहीं हो सकती उसके लिए फिर अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया किसी प्रिजनर को, मतलब वो उसमें फर्स्ट एड तो हम दे सकते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स तो दे देंगे, लेकिन उसका जो एक पूरा मुकम्मल इलाज है वो तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। उसके लिए फिर उसको डॉक्टर, हमारा जेल का डॉक्टर इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, फिर हम उसको बाहर शिफ्ट कर देंगे हॉस्पिटल में। अभी हम किचन की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि सेशन जज साहब आए हुए हैं आज। ये हम महीने में एक दफ़ा सेशन जज साहब आते हैं, लंदन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और एक दफ़ा एडिशनल सेशन जज 1 आते हैं। तो ये पैटी केसेस में जो छोटे छोटे केसों में लोग होते हैं ना, असीरान बंद होते हैं, उनको यहाँ पे मौके पे उनको बेल आउट किया जाता है। जो जज साहब हैं इनके आने का मकसद क्या होता है? क्या ये छोटे केसेस में जो लोग हैं, पैटी केसेस में, पैटी ऑफेंसेस जिन्हें कहते हैं, उसमें जो लोग होते हैं उनको कोर्ट में भेजने से और वो सारे प्रोसेस में जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उनको उससे बचाने के लिए और स्पीडीली उनको अगर वो बेल उनका हक बनता है वो देने के लिए यहाँ पे उनको पेश किया जाता है सेशन जज के पास। वो मौके पे जिन का वो समझते हैं कि बेल बनती है उनको यहीं से रिहा कर देते हैं। DIG जेल खाना जात लाहौर मोहसिन रफीक ने हमें जेल का किचन दिखाया जहां कैदी खाना पकाने की खिदमत सारे अंजाम दे रहे थे। ये हमारा किचन है जी। अच्छा, प्रिजनर्स का, यहाँ पे प्रिजनर्स ही खाना तैयार करते हैं तमाम जेल के लिए। ये आप देखें, ये आज का, ये चेक करवाएं, ये जो आज का खाना तैयार है ये आप इसको ज़रा खा के भी चेक करें। वाह, माश की दाल है आज। हाँ जी, आप चेक करें खा के। ये आज इन्होंने हमारे लिए बनाई है? नहीं, ये मेन्यू एक फिक्स मेन्यू है। हाँ, आज आप पंजाब की किसी भी जेल पे जाएंगे तो यही दाल, हर जगह पे दाल ही, यही दाल ही होगी। सेम मेन्यू होता है पूरे पंजाब में। ये अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज बाइज्जत तरीके से जेल की दाल खा ली है। ये पूरे हफ्ते का हमारा मेन्यू है जी। ये देखें ना, ये इसमें नाश्ता जी, ये दोपहर का खाना, ये शाम का खाना। अच्छा, अब पूरे पंजाब में यही मेन्यू होगा जो आज यहाँ पे पकेगा जी, तमाम जगहों पे वही चीज़ पकी होगी। और इसमें तो हमें तकरीबन रोज़ ही चिकन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है ज़्यादातर दिनों में। जी, चिकन है, चिकन काफ़ी दफ़ा है। ये मेन्यू जो है इसकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से देखते हुए जो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके फूड डिपार्टमेंट से ये इसकी बाकायदा कैलोरीज और हर चीज़ कैलकुलेट करके ये मेन्यू तैयार करवाया जाता है। कमाल, इनकी नीड्स को देखते हुए। वाह। और ये क्या है जी? ये फूड डिपार्टमेंट की तरफ से का फूड अथॉरिटी है, उन्होंने सरप्राइज विजिट किया था यहाँ। हाँ, उस सरप्राइज विजिट के हवाले से फिर हाइजीन की कंडीशन, सफाई की कंडीशन वो सारी चेक की, उस पर फिर कैश अवार्ड देते, कैश अवार्ड ये दिया गया है। ये सुपरिटेंडेंट साहब के नाम से वो आप देख रहे हैं ना कि उनको बाय नेम कैश अवार्ड दिया है। और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी लिखा हुआ है। ये यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है जी। ये आप देखें, रोटियाँ बन रही हैं। वाह, बड़े अच्छे साइज की रोटी है। जी जी जी। हमारे हमारा फिक्स इसका साइज और वजन उसके हिसाब से उसके उस वजन की लिमिट के अंदर रहते हुए हमने ये तैयार करनी होती है। और आप देखें ना कि बिल्कुल बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा हीट है ना कच्ची है, हर तरीके से बहुत अच्छी। और नॉर्मली हमारे जो तंदूर हैं, हाँ जी, इतनी अच्छी रोटी नहीं आपको अच्छी रोटी नहीं मिलती।
फिर यहाँ पे अब ये जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनका बाकायदा मेडिकल चेकअप होता है, टेस्ट होते हैं, इनके नाखून, बाल, हर चीज़। उसके बाद इनको यहाँ पे किचन पे ये लोग लेबर करते हैं ताकि किसी किस्म का कोई हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। और यहाँ पे जो हमारा ये जो लोग हैं कैदी, इनको इसका कोई बेनिफिट भी होता है यहाँ काम करने का? इनको रिमिशन मिलती है, रिमिशन मिलती है, सज़ा में कमी जो होती है वो रिमिशन इनको मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीद। नवीद साहब, कितने अरसे से हैं कोट लखपत जेल में? कोट लखपत जेल में मैं तकरीबन अरसा 4.5 साल से। 4.5 साल से हैं। किस जुर्म में आए थे? जी सर, वो कत्ल का केस था। अच्छा, और यहाँ पे आप ये जो आप कर रहे हैं, जी जी, ये खुद खुशी से किया आपने या को आपको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं? नहीं नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे, ये जज साहब ने मशक्क़त लिखी हुई है। हाँ। तो हम अपनी खुशी से करते हैं ये। और इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये मिलता है कि हमें 3 माह जो है ना साल में कमी की जाती है हमारी सज़ा में। वाह, आपकी सज़ा क्या है? मेरी सज़ा 25 साल है। और अब इसकी वजह से आपको सज़ा कम हो हाँ जाएगी? जी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे कैसा खाना बनता है? खाना बहुत अच्छा बनता है। अभी जो तमाम पंजाब की तमाम जेलों में हमने अपनी आटा चक्कियाँ लगाई हैं। गंदम हम फूड डिपार्टमेंट से लेके वहाँ पे उसकी पिसाई करते हैं, पिसाई करके उसके बाद इनका खाना तैयार किया जाता है, रोटियाँ तैयार की जाती हैं। उसके हाइजीन के लेवल को मेंटेन करने के लिए और सफाई के लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पिसाई भी हमने खुद करनी है, उसकी सफाई भी यहीं पे होनी है। उसके बाद उसका ये आटा तैयार होगा, रोटी भी खुद इधर बनेगी। तो हर चीज़, हर प्रोसेस चूँकि हमारे हाथों से निकलता है, तो हम आपका तो हाथ ही कमाल है कि आपने रैंडम पेड़ा उठाया और एग्जैक्ट 200 ग्राम का आया। जबकि सजा ये तब भी अगला एक और बना के दिखाओ ज़रा। अच्छा, एक और बना के दिखाओ, वो भी 200 ग्राम का ही आएगा। 1-8 ग्राम का फ़र्क आया तो आया। यार ये देखें आप। यार कमाल कर दिया आपने भाई, आपका तो हाथ ही को वेट स्केल है। सर, जो पेड़ा बना रहे हो 200 ग्राम का आ रहा है। जी मेहनत कर करके सर जी ये ऐसे ही हमारा चल जाता है। फिर 20,000 रोटी हाँ, हर रोज बनती है। 20,000 रोटी पूरे पंजाब में या सिर्फ यहाँ पे? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 20,000 रोटी एक दिन में, तो उसका तजर्बा तो खुद ही होना है। किस जुर्म में आए हुए हैं? जी 302 सर, मर्डर का। यार ये हमें जो खाना खिला रहे हो यहाँ पे सारे 302 वाले ही हैं। क्योंकि ये सेंट्रल जेल है। जी। सेंट्रल जेल में ये होता है कि जो लंबी कैद वाले असीरान है ना, उनको रखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जेल्स में छोटी कैद वाले, तो इस वजह से यहाँ आपको ज़्यादातर जो असीरान मिलेंगे ये लंबी सज़ा वाले होंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले होंगे या 14 साल वाले होंगे। मतलब इससे 10 साल से ज़्यादा कैद वाले लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। मोहसिन साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आपको भी इत्तफाक होता है जब आप इलाकों में रहते हैं। जी। हमारे वहाँ पे जो तंदूर हैं, हाँ जी, उनमें हमें मार्बल की स्लैब तो मिल जाएंगी, ऊपर स्टेनलेस स्टील नहीं नजर आएगा। ऐसे ही है। यहाँ पे तो हमें हर जगह पे स्टेनलेस स्टील और इस तरीके से ढांपा हुआ। ये आज सिर्फ हमारे लिए ढांपा है या नॉर्मली भी ऐसा ही ये होता इसी है? तरह से होता है। और ये स्पेशली ख़ास तौर पर हमारे होम सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब, ये उनका विजन है कि हाइजीन को मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स की जाएं। और मोहतरमा सीएम पंजाब, उनका सफाई पे और हाइजीन पे और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इस वजह से हर जगह पे आपको ऐसा ही नज़र आएगा। कोट लखपत जेल में कैदियों को होम्योपैथिक और हकीम से इलाज की सहूलियात भी मुयस्सर हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, शजरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ था। हाँ। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, सीएम साहिबा, वो तशरीफ़ लाई थी। और ये वाह, ये हमजा साहब आए थे, ये हमजा साहब आए थे, उससे पहले ये शहबाज शरीफ साहब शहबाज आए शरीफ थे, साहब आए थे, ये आपके आईजी ये साहब, हमारे साहब का आईजी साहब हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने की है। ये बुज़दार साहब हैं जी, ये बुज़दार साहब तशरीफ लाए होंगे यहाँ पे। हाँ जी, उन्होंने। ये अब्दुल अलीम खान साहब फाउंडेशन हॉस्पिटल, तो क्या ये उन्होंने बनाया है? नहीं, ये रेनोवेशन सारी उनकी फाउंडेशन ने की थी। और ये किस ईयर में हुई है? सर वो यहाँ पे रहे थे जेल के अंदर। यहाँ पे रहे, मतलब मुख्तलिफ औकात में इसमें जो रेनोवेशन का काम है वो उन्होंने करवाया है। तो ये तो अच्छा है ना, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं अगर यहाँ कुछ अर्सा रह जाएं तो उससे यहाँ के हालात और बेहतर होंगे, कंट्रीब्यूट। अभी जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका
हेल्थ के हवाले से, जेलों की डेवलपमेंट के हवाले से, नई कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, नई स्कीम्स के हवाले से बहुत अच्छा उनका बहुत ज़्यादा फोकस है और बेशुमार काम हो रहे हैं मुलाजमीन की फ़लाह व बहबूद, उनकी रिहाइशों के लिए, मेडिकल के हवाले से, रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। ये होम्योपैथिक हमारा सेटअप है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर ये फरहान फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे ये डिस्पेंसरी जो है ना वो सारी डोनेशन उनकी है। 2006 से जो है ना ये डिस्पेंसरी अभी कंटिन्यू है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 50 प्लस जो है ना वो पेशेंट पर डे डेली एवरेज जो है वो 50 प्लस की है। इसी तरह वो करशी दवाखाना में देखेंगे तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा होगी डेली। ये जी हमारे हकीम साहब हैं। यहाँ पे डेली एवरेज कितनी है पेशेंट्स की? तकरीबन 100 के करीब। और ये करशी फाउंडेशन इसको रन कर रहे हैं, तमाम अद्वियात 1998 से रन कर रहे हैं और तमाम इसका एक्सपेंस ये करशी फाउंडेशन खुद उसको बियर कर रही है। माशाल्लाह, देखें ना बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसे मुखैर लोग आए और सवाब कमाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हमारे जेलों में देहाती बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो एलोपैथिक की बजाय होम्योपैथिक की, बल्कि ये जो देसी अद्वियात है ना इस पे उनका ज़्यादा एतमाद होता है। यहाँ पे आप आने का तरीका क्या है? उधर जो कैदी है वो बताएगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी बैरक के इंचार्ज को बताएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जो है वो हकीम साहब को चेक करवाना है। अगर तो उसका ऐसा मसला है कि वो वहीं पे सॉल्व हो जाए तो फिर यहाँ से ये मेडिसिन उसको वहाँ पे भिजवा देंगे या इनके कोई असिस्टेंट वहाँ पे चले जाएंगे। अगर आने की ज़रूरत होगी तो वो बैरक इंचार्ज जो है वो सेंट्रल टावर के स्टाफ को बताएगा, वो उन्हें इधर ला के इनसे चेकअप करवा के वापस उसकी बैरक में छोड़ेंगे। और उसके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, उसकी किसी वक्त तबीयत बिगड़ेगी तो ये तो डे टाइम में होते हैं 8 से 4 बजे। लेकिन हमारे जो मेडिकल 24 आवर्स हमारे पास डॉक्टर हर वक्त एक मेडिकल ऑफिसर जेल के अंदर मौजूद होगा। मेडिसिन की एक बास्केट बड़ी ट्रॉली बना के बैरक्स के अंदर ले जाते हैं। छोटा मोटा जिस बंदे का मसला हो उसको वहीं पे मेडिसिन दे देते हैं ताकि हॉस्पिटल की तरफ आमदोरफ्त कम से कम रखी जाए। जिसको इधर लाने की ज़रूरत होती है उसको फिर लाया जाता है, इधर एडमिट करना है तो एडमिट कर लिया जाता है, मेडिसिन देनी है तो मेडिसिन दे के उसको वापस भिजवा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल इस वक्त कैदी कितने हैं? 4000 से ज़्यादा है आज की। ये चूँकि डेली चेंज होती है ना पॉपुलेशन, कुछ रिहा हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो 4000 के ऊपर नीचे ये रहती है 4000 से। जेल अस्पताल का दौरा भी करवाया। ये वार्ड है जिसमें जो डॉक्टर साहब ने एडमिट किए हुए हैं पेशेंट्स जिनको एडमिशन की ज़रूरत है, अंडर ऑब्जर्वेशन जिनको रखा हुआ है, ये वो लोग हैं जी। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जो इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद हैं जी। कितने अरसे से है? मुझे हो गया 18-20 दिन हो गए तकरीबन। जेल में आए हुए कितना अरसा हो गया? 2.5-3 महीने हो गए। नाम क्या है आपका? फयाज मकबूल। किस जुर्म में आए थे? 9C में। वो क्या चीज़ होती है जी? मंशियात। 1 kg से ज़्यादा मंशियात। अच्छा जी, वो 9C होती है, उससे कम होगी तो फिर 9B, 100 ग्राम से नीचे तो 9A, इस तरह से कैटेगरीज उसकी होती है। और आप यहाँ जो इलाज मुआवजा हो रहा है तसल्ली बख्श हो रहा है? बिल्कुल A1 हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कोई मुश्किल तो नहीं होती? कोई मुश्किल किसी के लिए नहीं है इधर। तमाम बेसिक टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे लिस्ट लगी होगी टेस्ट की, मैं आपको वो दिखाऊं। लिस्ट कहाँ पे लगी है? इधर लगी होगी। ये ऊपर, ये देखें, ये वाले, ये बेसलाइन, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, मतलब ये सारे जितने भी बेसिक ज़रूरी टेस्ट हैं वो उसके किए जाएंगे। फिर उसका एक बाकायदा हेल्थ प्रोफाइल मेंटेन किया जाएगा। इसकी इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, ज़रूरत होगी, इलाज की ज़रूरत होगी तो उसका उसी वक्त से इलाज स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास अब तमाम जेलों में साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो उनका साइकेट्रिक प्रोफाइलिंग उनकी करते हैं कि उसका मतलब माइंड सेट क्या है, रिपीटर है, पहली दफ़ा कर रहा है, उसमें कोई अग्रेशन नज़र आता है, उसमें कुछ सुसाइडल टेंडेंसी नज़र आती है, फिर हम उसको वो उस प्रोफाइलिंग के मतलब तनाजुर में उसको सेग्रीगेट करते हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ज़रा मुतमव्वल होते हैं या ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी मेडिकेशन पे होते हैं,
तो वो अपनी जो अद्वियात हैं वो साथ ला सकते हैं? वो अद्वियात साथ ला सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे, वैसे तो हमारे पास हर तरह की, हर किस्म की जो मेडिसिन है मौजूद होती है। उसके अलावा अगर डॉक्टर उसको कोई वैसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें जो यहाँ पे मौजूद ना हो और वो लाना चाहें तो वो ला सकते हैं, लेकिन उन पर पाबंदी नहीं है कोई। जेल में मौजूद कॉल सेंटर का दौरा किया जहां कैदी अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। तमाम असीरान को अपने पहले से जो फीड करवाए हुए नंबर्स हैं अपने रिलेटिव्स के या वकील के, उस पर कॉल करने की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन जो नंबर दिए हुए हैं उसके अलावा किसी और नंबर पे नहीं। अगर नंबर को चेंज करवाना चाहे तो उसका एक प्रोसेस है, उसके तहत वो चेंज करते हैं। ये इसको वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी है, ऑडियो कॉल की फैसिलिटी भी है। इनको कितना टाइम मिलता है? इनकी डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होती हैं। 60 मिनट्स का टोटल इनका टाइम होता है एक वीक में, और वो जो नंबर इन्होंने फीड करवाए हैं उसी पे। इनको ये जो 60 मिनट मिलते हैं इसकी इनको को पेमेंट करनी पड़ती है? जी, ये पेमेंट होती है 200 रुपीज़। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अफोर्ड नहीं करता तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी खर्चे पे कॉल करने की फैसिलिटी भी दी जाती है। इसी तरह जो बच्चे हैं, जुवेनाइल हैं, उनको भी फ्री कॉल की फैसिलिटी दी जाती है। वाह, क्या नाम है आपका? नवाजिश इब्राहिम सर जी। नवाजिश साहब जी। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? या मुझे 14 महीने हो गए सर जी। 14 महीने हो गए। किस जुर्म में आए थे? 302 में जी। 302 में आए थे? जी सर जी। ओहो, क्या हो गया था? बस वो सर, बस हो गया था। हो गया था। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप किन किन लोगों से बात कर सकते हैं? सर जी मैं अपनी बेगम के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ। वीडियो कॉल भी करते हैं? जी सर, वीडियो कॉल मुझे आती नहीं, वैसे सहूलत है। हाँ जी। और ये जो टेलीफोन वाली सहूलत हाँ है, जी। इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है? सर जी बहुत फ़ायदा हुआ है। ये जेल वालों का बहुत हम पे, मुलजमों पे, कैदियों पे एहसान है जो हमें अपने घर वालों से बात करवा देते हैं, हम मिल लेते हैं। इसकी कोई बारी होती है कि आपको कितने अरसे बाद मिलती है, या हर हफ्ते आपको आसानी से सर मिल जी, जाती है? एक हफ्ते में 2 मरतबा सहूलत है जी। ये यहाँ पे इंचार्ज हैं, ये आपको बैंक का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ का ये एक्सप्लेन करते हैं आपको। जी जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारा बैंक ऑफ पंजाब से लिंक है। असीरान जो है उनका अकाउंट बाहर बैंक ऑफ पंजाब में होता है, तो उनके जो पैसे हैं वो बाहर बैंक ऑफ पंजाब में जमा होते हैं, उनके लवाकिन करवाते हैं। हमारे पास उनका लिंक है, यहाँ से उनको कंटीन और पीसीओ के लिए जो है ना टोकन मिलते हैं, यानी कि बैलेंस मिलता है। तो 2 ही तरीक़ों से पैसे यूज़ होते हैं, कंटीन में और पीसीओ वाउचर में। तो यही हमारा प्रोसीजर। हर कैदी का अकाउंट यहाँ पे खुल जाता है? जो इंटर होता है हमारे यहाँ, हवालाती या कैदी जेल में इंटर होता है, तो ऑटोमेटिकली PMIS में उसका अकाउंट जनरेट हो जाता था कि कैश दे के ये इन्होंने पर्ची बनानी या कुछ इस तरह से वो सिस्टम, उसमें फिर करप्शन के एलिगेशंस बहुत ज़्यादा होते थे कि मुलाजमीन को पैसे दे दिए, कोई करप्शन किसी भी मकसद के लिए। उसको ख़त्म करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट का ये बड़ा एक स्टेप है कि उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। बैंक ऑफ पंजाब के साथ एग्रीमेंट करके वहाँ पे अकाउंट, हर नया असीर जो आएगा उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। बाहर से उसके लवाकिन उसमें पैसे जमा करवाएंगे, यहाँ पे वो उनको यूज़ करेगा। हर चीज़ वही जो हमारा PMIS सिस्टम है, प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें उसका टोटल रिकॉर्ड मौजूद होगा कि फ़लाँ डेट को इसने ये लिया, इतने पैसे बकाया हैं, इतने पैसे इसने खर्च कर लिए हैं। उसमें कैश हैंडलिंग ज़ीरो हो गई है, और वो जो उसकी वजह से करप्शन के चैलेंजेस का हमें सामना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिजॉल्व हुआ। और कैंटीन से वो क्या क्या ले सकते हैं? अपने इस्तेमाल की कोई चीज़ भी वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल वो बिस्किट लेना चाहता है, वो बिस्किट वहाँ से खरीद सकता है। वो कोई दूध का डब्बा लेना चाह रहा है, वो कोई जूस का डब्बा लेना चाह रहा है, वो ले सकता है। वो रेजर लेना चाह रहा है, कोई भी चीज़ जो अपने इस्तेमाल की है, वो बुनियादी ज़रूरत की जो भी चीज़, लेकिन वो हमारी एक लिस्ट है पूरी, ये चीज़ें उसके मंजूर शुदा उसी उनमें से वो चीज़ें ले सकता है। और कितने पैसे कोई मैक्सिमम जमा करवा सकता है? 15,000। पहले 10,000 थी, फिर 5,000 बढ़ा दिया, 15,000 वो करवा सकता है। ये हैं वो अशिया की जो बुनियादी अशिया जो वो ले सकते हैं, ये ले सकते हैं जी। और इसके लिए कोई ये भी टाइम होता है कि ये इतने अरसे तक जो है ना वो नहीं ले सकते हैं? इतने अरसे तक अगर जैसे
गुड़ शक्कर चीनी है, वो ज़्यादा लेना चाहे तो ले सकता है जितनी मर्जी, बस अपने पैसों की लिमिट में उसके हो, मतलब वो या कोई कोटा मुकर्रर है? नहीं, क्वांटिटी उसमें क्वांटिटी मुकर्रर होती है, वो उसके यूजेज को देखते हुए उस हिसाब से क्वांटिटी फिक्स की हुई है ताकि जितनी उसको ज़रूरत हो उतनी वो, अदरवाइज तो फिर अंदर वो उसको मैनेज करने का रखने का वो इश्यूज उसमें काफ़ी आते हैं। और जो सिगरेट्स हैं ये भी ले सकते हैं हम? जी सिगरेट ले सकते हैं, लेकिन जो मंशियात के केसेस में जो लोग हैं वो नहीं ले सकते। उसके अलावा बाकी अगर कुछ स्मोकिंग करता है तो वो ले सकता है। एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जात रुमान बुड़ाना से बातचीत हुई। रुमान साहब, जेलों के बारे में जो मेरा तासुर था वो तो ये था कि ये कोई बड़ा ही कोई अकूबत खाना होएगा, कैदी अंदर दुआइयाँ दे रहे होंगे, बहुत वहाँ पे उन पे पता नहीं किस किस्म का सलूक हो रहा होगा। लेकिन ये कोट लखपत जेल को जब मैंने विज़िट किया है तो वहाँ तो मुझे बड़ा बेहतर हालात मिले, मेरा तासुर यकसर तब्दील हो गया। क्या किया आपने इसके साथ? जी एक्चुअली ये एक हम इसके अंदर बड़ा एक कंसर्टेड और एक यूनिफाइड एफर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जेल्स को ना सिर्फ उनका नाम हमने चेंज किया है फ्रॉम अ जेल टू अ करेक्शनल फैसिलिटी, बट हम उसके अंदर उसका जो सॉफ्टवेयर है एक किस्म का और हार्डवेयर दोनों, हम इन दोनों को चेंज कर रहे हैं सो दैट नॉट ओनली ये एक इसके से पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव वाइब्स आएँ, बट इसका हकीकी तौर में इसके अंदर रेफर्मेशन लेके आएँ। इसकी सबसे बड़ी जो हमारी कोशिशें हैं और जो हमारे एफ़र्ट्स हैं वो ये हैं कि हमने हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड पे लेके आ रहे हैं। हम फूड क्वालिटी, हम उनकी बिल्डिंग्स की रीस्ट्रक्चरिंग, हम उनके बैरक्स की रीस्ट्रक्चरिंग, मॉडल बैरक्स लेके आ रहे हैं, मुलाकात उनके लिए आसान कर रहे हैं, उनके लिए लिविंग फैसिलिटी बेहतर कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड ऑफ SOPs उनको दे रही है। उन SOPs के तहत ही जेल अमला भी काम करता है और उन SOPs को हम इंश्योर करते हैं कि वो मनो अनफॉलो हो। उस चीज़ के लिए हमने बड़ी थॉरो मॉनिटरिंग, जिसके अंदर हमारे प्रिजन्स के जो ऑफिसर्स हैं वो बार बार उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। हम होम डिपार्टमेंट से हमारे डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग है वो उसकी इंस्पेक्शन करता है, हम इंस्पेक्शन करते हैं। और हमारी आप ये समझ लें कि पूरा जेल इज़ अंडर आवर फोकस। हमने उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ है, इस पूरे डिपार्टमेंट को, तमाम हमारी फैसिलिटीज़ को, और उसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू बुक। और जहाँ कहीं भी कोई डिलिंक्वेंसी हो या कहीं एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन हो तो उसके ऊपर हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जैसे कि वज़ीर आला साहिबा का, होम सेक्रेटरी साहब का, तमाम का ये डायरेक्शंस भी हैं और विज़न भी है कि इसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अब वो जो वहाँ पे असीरान हैं जो वहाँ पे अपनी कैद पूरी कर रहे हैं उसमें आप कमी तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए कि उसको कम से कम तकलीफ़ हो, उसके लिए जो होम डिपार्टमेंट है, आपकी जो मिनिस्ट्री है, आपका जो इदारा है, ये क्या इकदामात उठा? इसमें देखें जी, एवरीथिंग जो कि जेल में हो रही है, सब चीज़ें हम तमाम के ऊपर हमारा फोकस है और हमारा है कि हम हर स्टेप को इम्प्रूव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो कैदी एंटर होता है उसकी बॉडी स्कैनिंग से लेके हम जदीद तरीन एक हमारा बॉडी स्कैनर्स, हम एक प्रोजेक्ट के तहत सेफ़ जेल्स प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको पहले भी ब्रीफ़ किया, मज़ीद भी ब्रीफ़ करूँगा। उस तहत हम एक ऐसा स्कैनर लेके आ रहे हैं जो कि प्रिजनर को, वो जब वो गुजरेगा उसके अंदर से, तो बॉडी सर्च के बग़ैर ही प्रिजनर की जो है वहीं से उसको ना कोई तकलीफ़ होगी, ना उसको बॉडी स्कैनिंग में कोई इशू होगा। वहाँ से लेके जब वो एंटर होगा, वो बैरक में जाएगा, हम मॉडल बैरक्स का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम टाइलिंग कर रहे हैं 4 फीट 5 फीट तक। फिर हम उनके अंदर कलर थेरेपी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि वुमेन के लिए लाइट पिंक पेल जो वॉल्स होंगी वो पेंट होंगी, और मेन के लिए लाइट ब्लू, और जुवेनाइल्स के लिए मिंट ग्रीन। क्योंकि ये हमने एक बड़ी रिसर्च है जी वेस्टर्न वर्ल्ड में कि जो कलर्स हैं वो थेरेप्यूटिक उनका एक इम्पैक्ट होता है। फिर उसके अलावा उनका फूड, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव SOPs ड्राफ्ट किए हैं जो कि उनके फूड से रिलेटेड है। फिर विंटर्स के अंदर हम उनको ब्लैंकेट्स,
देते हैं ताकि उनको आसानी हो जाए। फिर समर्स के अंदर ऑब्वियसली पंखे और जिधर वेमेन के लिए और हम फैसिलिटेट करते हैं उनको। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल वेमेन जेल के अंदर स्पेशल वेमेन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, वो हम इंश्योर करते हैं कि वो भी उनको प्रोवाइड की जाएँ। फिर हर जेल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर तमाम अद्वियात, इवन डेंटल केयर। फिर कुछ लोगों का, कुछ कैदी या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, उनका होम्योपैथिक या इस किस्म की दवाइयों की तरफ उनका रुझान होता है या वो बिलीव करते हैं कि ये उनको चाहिए। तो हमने होम्योपैथिक क्लिनिक्स भी हैं। फिर करशी वाले फिलांथ्रोपी के तौर पे वो भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तमाम जो उनकी सहूलियात हैं, फ्रॉम देयर बेडिंग, लॉजिंग टू देयर ईटिंग टू देयर स्लीपिंग, इवन उनको रिक्रिएशन के लिए अभी रिसेंटली एक इट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि एक प्रिजनर्स के बीच में स्पोर्ट्स के इवेंट हुआ विच वाज ऑर्गेनाइज्ड, और उनके लिए जिम, आउटडोर जिम, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इस किस्म की चीज़ें भी उनके लिए हैं। लाइब्रेरीज़ हैं, इवन लाइब्रेरी हमने इस्टेब्लिश कर दी है। फिर उसके अलावा उनके लिए PCO की सहूलत है उसमें, जिसमें वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। फिर अगर इफ़ दे वांट टू इंडल्ज इन सम वोकेशनल ट्रेनिंग, या वो उनको हम स्किल इम्पार्ट करते हैं, वो ट्रैक्टर रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, डिस्पेंसर रिपेयर, AC रिपेयर, कारपेट वीविंग, ये जो बर्तन की प्रोडक्शन है, मेलामाइन, ये जूते बनाते हैं, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, फुटबॉल, ग्लव्स, तो उनके लिए तमाम सहूलियात ये जिनकी। और आपने एक बात की कि उनकी कैद नहीं कम हो सकती, कुछ केसेस में उनको रिमिशन भी मिलता है। फॉर एग्जांपल वो अगर काम कर रहा है, कारपेट वीविंग कर रहा है, तो उसको उसके बदले रिमिशन हम देंगे। बट हमारा यही फोकस है कि जी कैदी वंस ही इज़ इन, अ पर्सन, हर बंदे से गलती भी हो जाती है, पीपल डू गो इनसाइड सम ड्यू टू मैनी डिफरेंट रीजंस, तो वो अगर अंदर जाए तो उस पे हम किसी किस्म का ही शुड बी गिवन सारी हर किस्म की सहूलत। ये जो एक तासुर पाया जाता है कि अगर कोई शख्स जेल में चला गया है तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ा मुजरम बन के निकलेगा, इस तासुर की नफ़ी आप कैसे करेंगे? इसको कैसे उसको इस्लाह गाह में तब्दील करेंगे? जी, आपने ख़ुद भी विज़िट किया कोट लखपत जेल का, और जो तमाम वज़ीर आला साहिबा का विज़न, जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, और आपने जेल को फ़िज़िकली देखा। उस जेल के जो एनवायरनमेंट है, इट इज़ नो लॉन्गर एक वो ड्रेरी या जो हमारे माइंड में एक बड़ा डंजन और डार्क और उस किस्म का इमेज आता है। इट इज़ अ करेक्शनल फैसिलिटी। हमारा मोटो यही है कि सेकंड बिगिनिंग फॉर अ सेकंड चांस, हमने उसको रीइंटीग्रेट करना है सोसाइटी में। फिर इसके अलावा हमने उनको साइकोलॉजिस्ट्स जो हैं, हमारे प्रेजेंस ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स इन एवरी जेल, वेमेन के लिए अलहदा, मेन के लिए भी, सो दैट अगर उनको कोई अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं और उनको हमने कैसे रिहेबिलिटेट करना है, तो द होल फोकस, ये जो सारा हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जो मैंने आपको गिनवाई भी हैं, जो देयर ऑन गोइंग, इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट, क्योंकि हम एक दिन के लिए भी नहीं स्लैक कर सकते। हम उनको दीन की भी तालीम, उनको दुनियावी तालीम, उनको ये भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कोई डिग्री अंदर बैठ के कर लें, सो दैट उनका सेंटेंस रिड्यूस हो जाए। सो ये तमाम जो हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो यही हैं कि वो दोबारा इस लाइफ में वो ना गिरें, या वो फॉल बैक ना कर जाएं, या वो इस जेल में हर तरह के कैदी होते हैं, कुछ इखलाकी जराइम में भी मुलव्वस होते हैं, कुछ और दीगर जराइम में मुलव्वस होते हैं, तो उनकी तरफ से बाज़ औक़ात हमें हरासमेंट की भी शिकायत आती हैं और लड़ाई झगड़े की भी शिकायत आती हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक तो जी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हमें किसी न किसी तरीके से पता चलता है कि कोई हरासमेंट हुई है, या कोई किसी किस्म की भी कोई गलत जो है एक्शन लिया गया है बाय द जेल स्टाफ, बाय द प्रिजन्स एम्प्लॉइज़, तो हम उस पर ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। लेकिन इसके अलावा दैट इज़ सिंपली नॉट इनफ। हमने जो एक्शंस लिए हैं वो ये हैं कि देयर इज़ मल्टीपल लेयर ऑफ मॉनिटरिंग। जी, तो हम हमारे DIGs जो हैं जेल्स के, वो विज़िट करते हैं।
फिर उसके अलावा हम अगर उनके लवाकिन या उनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेटिव्स बाहर हैं वो हमें कंप्लेंट करें तो हम उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। हम इवन कैदी से ख़ुद कभी हमारे ऑफिसर्स पूछ लेते हैं कि आप पे क्या ये टॉर्चर इन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई इस किस्म की हरासमेंट हुई है या कुछ हुआ है, उस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई प्रूव हो जाए तो डिसमिसल होता है। उसके अंदर आईजी साहब, होम सेक्रेटरी साहब के वाज़ी डायरेक्शंस हैं कि किसी को हमने स्पेयर नहीं करना। हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सेफ़ जेल्स प्रोजेक्ट। सेफ़ जेल प्रोजेक्ट का जो बेसिक क्रक्स है वो ये है कि अभी बैरक्स के अंदर कैमरास, बैरक के अंदर वेयर द प्रिजनर्स एक्चुअली स्लीप, उसके अंदर कैमरास नहीं लगे हुए। लेकिन उस प्रोजेक्ट के तहत जो इस साल स्टार्ट भी हुआ है और इस साल इंशाल्लाह जून 2026 में ख़त्म भी हो जाएगा, वो जेल्स के अंदर हम कैमरास लगाएंगे जो कि AI बेस्ड कैमरास होंगे, जो कि फ़ाइट डिटेक्शन, कोई किसी किस्म की सडन मूवमेंट वो कैप्चर करके और उसकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेशन होगी। तो अब हम AI बेस्ड स्मार्ट कैमरास लगाएंगे जो कि इस किस्म की चीज़ों को मज़ीद, अभी ये बहुत मिनिमल लेवल पे है कि कहीं से हमें शिकायत आ जाए, लेकिन उस चीज़ को ये बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। अक्सर सुनने में आता है कि जेल में लोग अपना गैंग चला रहे होते हैं, ऐसे ऐसे डॉन्स हैं जो मिली भगत के साथ अंदर से फ़ोन यूज़ करते हैं, वहाँ बैठ के भत्ते की कॉल्स जाती हैं, वहाँ बैठ के अपना गैंग चला रहे होते हैं। ऐसे लोगों के क्या आपके पास भी ऐसी शिकायत आती हैं, और अगर आती हैं तो उनकी रोकथाम के लिए आपने क्या इकदाम उठाए? जी, आई थिंक ये ऐसी शिकायत जो हैं ये बहुत मिनिमल हैं। ये आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी ट्रूथ टू दिस। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो जेल के अंदर इस किस्म का है, आपने ख़ुद भी देखा है, वहाँ एक तो जैमर्स लगे हुए हैं, कोई सिग्नल्स नहीं आते। तो ये एक तासुर कहना कि जी मोबाइल फ़ोन अंदर हैं, तो ये आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। हम मोबाइल फ़ोन बिल्कुल, वहाँ बॉडी सर्चिंग होती है, रेगुलरली होती है, जैमर्स लगे हुए हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि वो अंदर से जो है इस किस्म का मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करें। क्या आप समझते हैं कि ये जो जेलें हैं ये ओवर क्राउडेड हो गई हैं? आपको और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा जेलों की ज़रूरत है? जी, डेफिनेटली ओवर क्राउडिंग का तो एक इशू है, बट हम उसको जितना कम कर सकते हैं हमने उसको किया है थ्रू न्यू डेवलपमेंटल स्कीम्स, जिसमें हम बैरक्स भी नए बना रहे हैं। मेन जो हमारी सेंट्रल जेल होती है वो हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे तकरीबन होती है, वो उनकी हम कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स काफ़ी जेल्स के हमारे न्यू एडिशंस हुए हैं। अभी भी हम एक नई जेल इवन इन लाहौर बनाने जा रहे हैं, विच कैन बी कॉल्ड कोट लखपत 2, उसी के साथ ही लैंड है, और हम सियालकोट के अंदर भी एक नई जेल बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक कॉन्स्टेंटली हम जेल्स के अंदर बैरक्स की एडिशन कर रहे हैं।